हेलो दोस्तों, स्लीपी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मेंस डे के अंदर हम डिस्कस करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी का एक सवाल। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे कहा कि हम ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करना चाहते हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए आपके कमेंट्स के बेसिस पे फिजिकल ज्योग्राफी शुरुआत कर रहा हूं। फिजिकल ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीजों का हमने ध्यान रखना होता है। एक, जहां भी मौका मिले वहां मैप बनाना है। ऑल्दो आई डोंट बिलीव कि सिर्फ ज्योग्राफी में मैप बनाने से आपकी मदद होगी, बट इट इज अ डेफिनेट नो ब्रेनर कि जब भी ज्योग्राफी का सवाल आए तो जरूर आप मैप बना के आइए। दूसरा जो पॉइंट आपने याद रखना है, जहां पे भी हो सके एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करनी है। जो भी तथ्य आप दे रहे हैं, पॉइंट आप दे रहे हैं, उसकी अगर आप एग्जाम्पल दे पाते हैं तो आपका आंसर और एनहेंस हो जाएगा। और तीसरा, क्वेश्चन की डिमांड को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाहता है, क्या आप उसका आंसर दे भी रहे हैं या सिर्फ जो आपको जानकारी है वही लिख रहे हैं? इन दोनों में फर्क होता है। तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं और बताते हैं कि क्वेश्चन की डिमांड को कैसे पूरा करें। नाउ गिव अ ज्योग्राफिकल अकाउंट ऑफ मेजर स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड। डू दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स? कमेंट। नाउ इस तरीके के सवाल कई बार आते हैं जिससे आपसे पूछा जाता है किसी फिजिकल फीचर्स, लैंडफॉर्म्स या फिजिकल ज्योग्राफी के किसी कंसेप्ट के बारे में, और अराउंड द वर्ल्ड आपने उसकी एग्जांपल्स देनी हो सकती है। ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन है जो फिजिकल ज्योग्राफी में आप स्टार्टिंग से, चाहे वो जियोमॉर्फोलॉजी हो, चाहे वो ओशेनोग्राफी हो, चाहे वो प्लैनेटरी विंड सिस्टम यानी कि क्लाइमेटोलॉजी हो, ये तीनों जो टॉपिक्स आप पढ़ते हो उसमें आपको एक ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड मैप के लेवल पे चीजें बतानी आनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली जो आपने प्रैक्टिस करनी है वो करनी है वर्ल्ड मैप बनाने की प्रैक्टिस। और ये जो मैं आपको डायग्राम्स दे रहा हूं या ये जो आपको मैप्स बता रहा हूं, आप एग्जाम के अंदर बहुत मुश्किल है कि आप इस डायग्राम्स को एग्जीक्यूट कर पाए। बट हां, 2 अप्रोचेस हैं इस क्वेश्चन को आंसर करने की। एक, आप एक एंटायर हाफ पेज ले ले और हाफ पेज पे वर्ल्ड मैप बना दे, थोड़ा सा इंडिकेटिव सा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इलैबोरेट नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा इलैबोरेट नहीं होगा और जरूरी नहीं कि वो बहुत एक्यूरेट भी हो, बट बाय एंड लार्ज आपका जो आइडिया है वो कन्वे हो जाना चाहिए उससे। ठीक है, ठीक है, तो बाय एंड लार्ज आपका जो आइडिया है कि लोकेशन ऑफ द मेजर स्ट्रेट्स जो भी आपके यहां आते हैं, जैसे यहां पे सुएज कनाल वाला स्ट्रेट आता है, फिर इसके पहले अगर जाओगे तो यहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आता है, फिर यहां पे यहां पे आपका कहीं मलाका स्ट्रेट आता है। ठीक है, ऊपर जाके आप रशिया के साइड जाओगे तो वहां पे बेरिंग स्ट्रेट आएगा। इधर इस जगह जाओगे यानी कि ब्लैक सी के पास जाओगे तो बॉस्पोरस और डार्डानेल स्ट्रेट आएगा। तो ये अगर आप मैप में दिखा पाते हो, इसकी प्रैक्टिस कर पाते हो तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा है। बहुत ज्यादा क्लीन बनाने की भी जरूरत नहीं है, बट हाँ ऐसा है कि डिस्टिंक्टिव लगना चाहिए, पता लगना चाहिए कि वर्ल्ड की किसी लोकेशन की बात हो रही है। खैर, जब आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे, डोंट ट्राई टू स्टार्ट इट इटसेल्फ विद अ मैप। पहले 1-2 लाइनें लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे? When the Suez Canal, which is an artificial strait, not a natural strait, was blocked due to the grounding of ever-given container ship, almost $10 billion worth of trade was affected. Now you can either start with this fact कि सुएज कनाल की को जब ब्लॉक कर दिया गया था बाय शिप, जो माल फंक्शन हो गई थी, तो उसे $10 बिलियन का नुकसान हुआ, या आप सिंपल स्टैंडर्ड डेफिनेशन से भी स्टार्ट कर सकते हो कि स्ट्रेट इज अ नेचुरली फॉर्म्ड नैरो टिपिकली नेविगेबल वाटरवे दैट कनेक्ट्स टू लार्जर बॉडीज ऑफ वाटर। नाउ we will expand the definition और we will expand the scope of straits to artificial as well। हम इसको artificial में भी expand करेंगे, but by and large अगर हम geography की बात करें तो geography में natural phenomena से कोई चीज बनती है तो उसको ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। तो जो naturally states बने हुए हैं, natural processes की वजह से बने हुए हैं, उनको हम ज्यादा प्राथमिकता अपने आंसर में देंगे। तो स्ट्रेट इज बेसिकली एक बॉडी ऑफ वाटर जो नैरो है, पतला है, जिसकी विड्थ कम है और उसके दोनों तरफ लैंड मास है। ठीक है, तो ऐसे बॉडी को क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस स्ट्रेट्स वील गिव एग्जांपल्स फ्रॉम द मैप। नाउ यू कैन गिव एग्जांपल इन सिंगल और यू कैन गिव एन ज्योग्राफिकल अकाउंट ऑफ अ सिंगल वर्ल्ड मैप और वहां से आप पिन पॉइंट कर सकते हो, या आप इस तरीके से छोटे छोटे मैप्स भी बना सकते हो। नाउ आई फाउंड दिस डिफिकल्ट इन अ सिचुएशन वेयर यू हैव टू राइट अ 250 वर्ड आंसर। उसमें ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मैनेज करने में। प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो, बट बेटर होगा कि आप वर्ल्ड मैप में इसको बता दो। ठीक है, तो यहां पे कौन सी स्ट्रेट है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को बीच में से
का रास्ता बनाती है। आप जिब्राल्टर स्ट्रेट की भी बात कर सकते हो, आप जो मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन के बीच का रास्ता बनाती है। आप साउथ चाइना सी के बीच के और इंडियन ओशन के बीच का रास्ता जो बनाती है आपकी मलाका स्ट्रेट, उसका भी आप एग्जांपल दे सकते हो। यू कैन ऑल्सो गिव एग्जांपल ऑफ दिस बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। यू कैन ऑल्सो गिव एग्जांपल एंड यू शुड गिव एग्जांपल इनफैक्ट, क्योंकि रेलेवेंट बहुत ज्यादा है, ऑफ द बॉस्पोरस एंड डार्डानेलिस स्ट्रेट, जो ब्लैक सी को जोड़ती हैं एशियन सी से, और एशियन सी आगे जाके मिलता है मेडिटेरेनियन सी से। तो ये जो सारे स्ट्रेट्स हैं, इनको आपको मैप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आप ये देखोगे कि कौन सी कंट्रीज इनके आसपास हैं और कौन सी कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं, ब्लैक सी के साथ कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं, ऑल दैट। बट मेंस के पर्सपेक्टिव से इनकी जो सिग्निफिकेंस है वो आपको समझनी है। नाउ पहले पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि आपने एक ज्योग्राफिकल अकाउंट देना है। जब भी आप किसी भी चीज का ज्योग्राफिकल अकाउंट दोगे तो आप सोचोगे कि सिलेबस में हमने क्या क्या पढ़ा है, हाँ, उस एरिया में किस तरीके का ज्योग्राफी यानी कि लैंडफॉर्म किस तरीके है, वो बना कैसे है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप बात कर सको तो वहां के ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि वहां की इंडस्ट्री, वहां के सेटलमेंट एस्पेक्ट के बारे में भी 2-3 पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे हम पहले देखते हैं कि फिजिकली इफ वी टॉक अबाउट द कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रेट्स कैन बी अ प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है वो अफ्रीका की टेक्टोनिक एक्टिविटी के साथ वजह से बना है। मलाका का जो स्ट्रेट है वो भी जो इंडियन प्लेट है और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है और जो आपकी जावन प्लेट है, उसके बीच में टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से बना है। सिमिलरली आप ये मैन मेड या ह्यूमन एक्टिविटी का भी एग्जांपल दे सकते हो। तो आजकल आर्टिफिशियल स्ट्रेट बने हैं, स्वेज कनाल एक आर्टिफिशियल स्ट्रेट है, आप ये देख सकते हो कि पनामा कनाल एक आर्टिफिशियल स्ट्रेट है, तो आर्टिफिशियली भी उन्हें बनाया जा रहा है। और एक कुछ पर्सपेक्टिव ऐसा भी कहते हैं कि इरोजन यानी कि जो मटेरियल होता है डिपॉजिट्स होने के जो डिपॉजिट्स होते हैं मटेरियल के या लैंड मास के, जब वो रिमूव हो जाते हैं या लैंडस्लाइड्स की वजह से वो डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी कई बार स्ट्रेट निकल आते हैं। जैसे बॉस्पोरस स्ट्रेट वाज क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन। तो जो आपके कोस्टल एरियाज है, कोस्टल एरियाज में वेव इरोजन बार बार होता रहता है। वेव इरोजन की वजह से जो लैंडमास है वो इरोड होता रहता है और कुछ समय बाद वो एक पैसेज भी बना सकता है, जैसा कि बॉस्पोरस स्ट्रेट में देखा गया। तो ये 3 हमने ज्योग्राफिकल रीजंस बताए। नाउ यू कैन ऐड पॉइंट्स एज वेल अबाउट द टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स। तो स्ट्रेट्स के आसपास जो सेटलमेंट्स होती है वो या तो फिशिंग या शिपिंग से जुड़ी होती हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी की होती है इन एरियाज में। क्यों? क्योंकि ये एक पैसेज होता है 2 बड़ी वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करने का। तो फिशिंग एक्टिविटीज हो चाहे ट्रांसपोर्ट की एक्टिविटीज हो वहां पे रहती है। आप ये मेंशन कर सकते हो, जैसे स्टेट ऑफ मलाका के केस में मेंशन करेंगे, बट हम इसे एक्सपैंड कहां करेंगे, एक्सपैंड इन द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन करेंगे, जहां पे स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस मांगी गई है। समझ रहे हो? तो क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे ज्योग्राफिकल अकाउंट भी मांग रहा है, तो आप उस एरिया के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताओगे, मैप में उसे शोकेस कर दोगे, उसकी फॉर्मेशन क्यों हुई है ये बताओगे, दैट विल बी इनफ। बिकॉज सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज आस्किंग यू अबाउट द सिग्निफिकेंस, एंड सिग्निफिकेंस में आप उसको खुल के एक्सपैंड कर पाओगे। समझ रहे हो? तो पहला सिग्निफिकेंस सबसे बड़ा कि ट्रेड, व्यापार और कॉमर्स यहां से कंडक्ट हो रहा है। $3.5 ट्रिलियन वर्थ ऑफ ग्लोबल ट्रेड जो है वो स्टेट ऑफ मलाका से जाता है। कंट्रीज की स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स जैसे कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स स्ट्रेट से पूरी हो रही है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है वो 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल कमर्स वहां से पास करता है, जो आपका पर्शियन गल्फ से निकल के आ रहा है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं स्टेट ऑफ मलाका की भी बात करूं तो चाइना की जो 70% एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो स्टेट ऑफ मलाका के थ्रू आ रही है। सो दिस एनर्जी रिक्वायरमेंट इज अ बिग स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, और ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भी इंपॉर्टेंट रखता है और इस एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है कंट्रीज के लिए। तो सिर्फ कमर्शियली नहीं बल्कि ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो के लिए इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स, इन एरियाज को ब्लॉक करना या इन पे बैरियर लगाना रिलेटिवली आसान होता है, और जो कंट्रीज इसके लिटोरल कंट्रीज होती हैं, लिटोरल मतलब जिनके आसपास कोस्ट लाइन लगती है, वो यहां पे डोमिनेट कर सकती हैं। एग्जांपल के तौर पे ईरान कैन क्रिएट अ इशू इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और रशिया यूक्रेन के बीच में जो वॉर हुआ उस दौरान हमने टर्की को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए देखा, डार्डेनेलिस और बॉस्पोरस स्ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारी शिप्स को, शिपमेंट्स को रोका भी गया। ऑल्दो उसके बाद ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव साइन हुआ, आपने सब पढ़ा होगा पिछले 1.5-2 सालों में।
ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव साइन हुआ, फिर उसके बाद रशिया ने उसे विड्रॉ भी किया. सो दिस मीन्स दैट ऑल द जियोपॉलिटिक्स अराउंड दोज चोक पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड हु कंट्रोल्स दोज चोक पॉइंट्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सिमिलरली ये लोकल क्लाइमेट में भी मदद करता है, क्योंकि स्ट्रेट्स एक नैरो चैनल है, तो वहां पे टाइडल एनर्जी प्रोड्यूस करना आसान रहता है. ठीक है, और जो ओशन करंट्स होती हैं, वो ओशन करंट्स वहां पे नैरो डाउन होती है, उनकी प्रॉपर्टीज लोकल क्लाइमेट को अफेक्ट करती हैं, लोकल क्लाइमेट से भी अफेक्ट होती है. ठीक है, सो ओशन करंट्स अगर ओपन ओशन में फ्लो कर रही है तो अलग प्रॉपर्टीज रह सकती हैं, अगर वो नैरो स्ट्रेट्स के थ्रू जा रही हैं तो उनकी अलग टेम्परेचर, थर्मल, सैलाइन प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, और इसकी वजह से लोकल क्लाइमेट को ये अफेक्ट करते हैं. ठीक है, तो टाइडल एनर्जी के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स माना गया है बहुत सारे स्ट्रेट्स को. फॉर एग्जांपल जो आपका बेरिंग स्ट्रेट है, उसको कहा जा रहा है कि वहां पे देयर कैन बी बेटर इंप्लीकेशन ऑफ ओशन थर्मल और टाइडल एनर्जी एज वेल. तो ये एक एक्शन, ये इसका हो सकता है इंपैक्ट, सिग्निफिकेंस आगे जाते हुए हो सकता है और भी सिग्निफिकेंस बढ़े. लेकिन साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज रखनी है याद कि क्लाइमेट एक्शन और ग्लोबल वार्मिंग को प्रोटेक्ट करने में स्टेट्स एक एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो शिपिंग के ड्यूरेशन, डिस्टेंस, कॉस्ट और फ्यूल कंजम्पशन को कम करता है. अगर आपको सेम डिस्टेंस, सेम राउट बिना सुएज कनाल के अगर यूरोप जाके लगाना पड़े, है ना, यूरोप जाना हो अगर आपको इंडिया से, तो आप बिना सुएज कनाल के जाओगे, सी राउट से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, कार्गो लेके जाओगे बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना. लेकिन अगर आप स्ट्रेट्स का इस्तेमाल करते हो देन इट विल बी इजियर. सिमिलरली अगर भारत को यूरोप जाना है तो यूरोप जाने के लिए दे जनरली कैन टेक द रूट फ्रॉम बिलो केप ऑफ गुड होप, बट नाउ दे कैन डायरेक्टली गो थ्रू द स्ट्रेट्स. तो सुएज कनाल से जाते हुए वो डायरेक्टली यूरोप की तरफ जा सकता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है क्लाइमेट चेंज से बचने का एक तरीका हो सकता है. पॉसिबली इट कैन बी देयर. ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था एनर्जी जनरेशन, टाइडल एनर्जी जनरेशन की एग्जांपल भी मैंने यहां पे दी थी, कुक स्ट्रेट. तो न्यूजीलैंड में कुक स्ट्रेट है जो 5.6 गीगावाट एनर्जी कैपेसिटी रखता है जनरेट होने के लिए. ठीक है, सिमिलरली जब मैं बात कर रहा था क्लाइमेट एक्शन की, तो एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर आंसर. तो यहां पे 20 से 80% जो है क्लाइमेट एक्शन की वजह से या सुएज कनाल होने की वजह से फ्यूल रिक्वायरमेंट्स कम होती है, तो फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन कम हो सकती है. ठीक है, अब ये जब हमने बात पूरी कर ली तो उसके बाद हम कंक्लूड कर देंगे अपने आंसर्स को कि स्टेट्स दे आर प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन ग्लोबल अफेयर्स, ट्रेड, जियोपॉलिटिक्स एंड एनर्जी सिक्योरिटी. ऑल्सो you can also add a counterpoint in the sense that despite being of very large importance, other factors have also underplayed the importance of strait. कुछ counterpoint अगर आप देते हो तो थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है आपका आंसर. जैसे एयर ट्रैवल के आने के बाद से या एयर कार्गो शिपमेंट्स के बाद से आप ये कह सकते हो कि स्ट्रेट्स की जितनी इंपॉर्टेंस नेपोलियन के टाइम पे हुआ करती थी, है ना, या उन 19th सेंचुरी के वॉर्स में स्ट्रेटेजिकली हुआ करती थी, उससे थोड़ी कम है. बिल्कुल कम नहीं हो गई लेकिन थोड़ी कम है. एयर ट्रैवल के आने की वजह से, साइबर स्पेस टेक्नोलॉजी के आने की वजह से ये थोड़ी इंपॉर्टेंस कम हुई है. ये एक लाइन में भी अगर आप लिख दोगे तो आपका एक काउंटर व्यू सामने आ जाएगा. और अगर आप काउंटर व्यू दे पाते हो तो इसका मतलब आप ये शोकेस कर रहे हो कि एटलीस्ट आप दोनों डायरेक्शन में सोच सकते हो. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनालिटिकल पॉइंट दैट यू कैन ऐड. ठीक है, तो इस तरीके से आपका आंसर कंक्लूड हो जाएगा. अगर आपके पास एक अच्छा कंक्लूजन है ऐसे आंसर का तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. साथ ही साथ इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें. मेंस डे पीडीएफ वहां पे अपलोड की जाएगी और इस हफ्ते से वहां पे मैं अपडेट्स शेयर करने शुरू करूंगा जो आपकी मेंस आंसर राइटिंग में आपकी मदद करेगा. ठीक है, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है. नाउ अगर आप हर क्वेश्चन को इवैल्यूएट करवाना चाहते हैं और मेरे साथ लाइव डिस्कशन करके अपने डाउट्स रिजॉल्व करना चाहते हैं तो 8 हफ्ते में हमारा प्रोग्राम जो है 8 वीक्स प्रोग्राम है जो आज से शुरू होगा, 23 अक्टूबर से ही शुरू होगा. इसमें आप एनरोल करा सकते हैं. इसमें हर दिन आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा. 6 क्वेश्चंस आपके एक हफ्ते के हो जाएंगे और सारे के सारे 6 क्वेश्चंस जो है आपके इवैल्यूएट होंगे हर हफ्ते. और साथ ही साथ आपके साथ लाइव डिस्कशन मैं करूंगा आफ्टर द एंड ऑफ 6 days so that we can find out what are your issues, what are your challenges and I can guide you step by step towards your answer writing. तो इसी को इनरोल कर सकते हैं आप. इफ यू आर इंटरेस्टेड तो आप 10% आपको डिस्काउंट स्पेशल कोड मिलेगा. स्पेशल कोड लगाएंगे तो डिस्काउंट मिलने वाला है. कोड है RAINA.
कोड है RAINA। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग द इवैल्यूएशंस एज वेल एज डिस्कशंस विद मी, ताकि आप वन ऑन वन अपने आंसर्स को इंप्रूव कर सको, तो ये आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज डेली हम मिलते हैं यहाँ पे मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू।